आ, मैं इस डेली वेबिनार श्रृंखला 406 में मैं यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर श्वेता सिंह, जो हमारे फोरम पे पहले भी कई बार केसेस और वेबिनार्स प्रेजेंट कर चुकी हैं। तो और एक छोटा सा इंट्रो मैं देना चाहूंगी श्वेता मैम के लिए। वो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं, और KHA ग्रुप की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। हैनुमेनियन होम्योपैथिक संदेश की एडिटिंग मैनेजर, और इवन होम्योपैथिक हेरिटेज की भी मैनेजिंग को एडिटर हैं। तो उन्होंने काफी प्रेजेंट किए हैं हमारे पास केसेस। तो मैम, आपका दोबारा से स्वागत है आज की इस डेली वेबिनार में। वेलकम डॉक्टर श्वेता मैम। थैंक यू डॉक्टर नेहा। वेबिनार शुरू करने से पहले हम 2 मिनट्स की साइलेंस रखना चाहेंगे। ओके, तो आज की टॉपिक जो डॉक्टर श्वेता हमारे साथ आज शेयर करेंगी वो है हेयर फॉल यानी एलोपेशिया। बाल झड़ने में जो होम्योपैथिक मेडिसिन का मैनेजमेंट होता है, वो मैम आज उसके बारे में हमारे को थोड़ा सा ब्रीफ करेंगी और केसेस आई होप मैम प्रेजेंट करेंगी। तो वेलकम डॉक्टर श्वेता मैम, प्लीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। Thank you, Dr. Neha, for this wonderful introduction and for inviting me to IFPH platform once again. I am really thankful to Dr. M.K. Sahani sir for inviting me here. Let's start the topic without wasting any more time. Shall I share my screen? Yes, yes, ma'am. So आज हमारा टॉपिक है हेयर फॉलिंग एंड मैनेजमेंट विद होम्योपैथी। सबसे पहले हेयर फॉलिंग को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि एलोपेशिया, बालनेस और हेयर लॉस। एंड नॉर्मल जो हेयर फॉलिकल्स का ग्रोथ साइकिल होता है, इट्स अ साइकिल कि हेयर ग्रो हुआ, देन एक ट्रांजिशनल फेज आया, देन एक रेस्टिंग पीरियड में गया, एंड देयर इज फॉलिंग ऑफ हेयर। सो फॉलिंग ऑफ हेयर्स इज नॉर्मल, बिकॉज जो नॉर्मली जो एक स्काल्प पर 1 लाख से 1.5 लाख तक हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, एंड ऑन एन एवरेज 40 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स जो है वो डेली हमारे हेयर लॉस होता ही है। बट देर इज मेंटेनेंस ऑफ हेयर वॉल्यूम। और कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस साइकिल, जैसे हेयर लॉस होता है 40 to 100 हेयर स्ट्रैंड्स का, वैसे ही न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज अ साइकिल कि नया हेयर ग्रोथ आएगा, वो कुछ टाइम रहेगा, रेस्टिंग फेज में जाएगा, देन 40 से 100 हेयर्स जो है आपके गिरेंगे, एंड उनकी जगह नया हेयर आने लगेगा। सो दिस इज टू मेंटेन द हेयर वॉल्यूम, एंड दिस इज द नेचुरल हेयर साइकिल, जिसमें कि 28 डेज का ये साइकिल होता है। सो बेसिकली जब भी हम हेयर फॉल का ट्रीटमेंट देते हैं, जहाँ पे बाल्डनेस है या जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स ही है और न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वहां पे हम एक ट्रीटमेंट में 28 डेज का टाइम लेकर चलते हैं, बिकॉज दिस इज द साइकिल। 28 डेज से पहले अगर हम किसी को प्रॉमिस करेंगे कि आपका न्यू हेयर ग्रोथ आ जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इट इज लाइक अ साइकिल, जो कि हमें पता होना चाहिए कि लगभग कितना टाइम में हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो दीज आर द फेसेस: लॉन्ग ग्रोइंग फेज, दैट इज एनेजन फेज; short transitional phase, catagen phase; short resting phase, telogen; falling out of hair, exogen; and a new hair starts growing in the follicle, beginning the cycle again. So anagen में growing phase में अगर कोई दिक्कत होती है, उसकी अलग तरीके से हेयर टाइप्स ऑफ हेयर लॉस होता है। एक्सोजन में अलग होता है। टेलोजन फेज में अगर कोई प्रॉब्लम डिस्ट्रप्शन आता है, तो वहां के भी जो साइकिल जो टाइप्स ऑफ हेयर लॉस है वो अलग तरीके का होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देन टाइप्स ऑफ हेयर लॉस, बेसिकली अगर मैंने जैसे बताया कि अगर इन फेजेस में कोई भी डिस्ट्रप्शन आएगा, तो वो आपको हेयर लॉस की तरफ लेकर जाएगा। अगर रेस्टिंग फेज ज्यादा लंबा हो गया, तो आपके हेयर वॉल्यूम पर अफेक्ट करेगा। अगर ग्रोइंग हेयर्स ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, तो आपका हेयर लॉस ज्यादा विजिबल होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दीज फेजेस।
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन जो हेयर लॉस का होता है, या हम उसको क्लिनिकली डायग्नोस करें कि हेयर लॉस हो रहा है, दैट इज कि आपके जो हेयर्स हैं, जब आप कॉम्ब कर रहे हैं तो कॉम्ब पर आपको बहुत सारे हेयर्स देखने को मिलते हैं। जब आपने शैम्पू से हेयर वॉश किए तो आपको बेसिन में बहुत सारे हेयर स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं। या फिर जब आप सोकर उठते हैं तो आपके पिलो पर भी बहुत सारे हेयर आपको देखने को मिलते हैं। सो दैट इज एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन होता है जो हमें बताता है कि हाँ, आपको हेयर लॉस हो रहा है। देन टाइप्स ऑफ हेयर लॉस में देर इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो कि जेनेटिक होता है, इनहेरिटेड एलोपेशिया होता है, और जिसको हम मेल एंड फीमेल पैटर्न बाल्डनेस के नाम से भी जानते हैं, विच इज परमानेंट कंडीशन। यहाँ पे बेसिकली देर इज फेलियर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू हेयर, नए बाल आना जो है वो बंद हो जाते हैं। यूजुअली मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। और कैसे मिलेगा कि उनकी जो फ्रंट लाइन हेयर लाइन है वो रिसीड करने लगेगी, क्राउन एरिया के जो बाल हैं वो खत्म होने लगेंगे, एंड होर्शू शेप्ड आपको हेयर प्रेजेंटेशन दिखाई देगी। फीमेल्स में भी फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आपको देखने को मिलती है, विच इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ द एज, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेल हार्मोन्स, जो कि मीनोपॉज के बाद आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। बट ये कंडीशन मेल्स में आपको जल्दी देखने को मिलती है। आप आजकल देख रहे होंगे कि 30 साल के जो मेल्स हैं वो भी 30, 25, 30 साल के भी उस एज ग्रुप में भी आपको ये पैटर्न देखने को मिलता है, विच इज यूजुअली इनहेरिटेड और जेनेटिक। एंड मेनली दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप, जहां पे आप परमानेंटली उसको ठीक नहीं कर सकते, रीग्रोथ वापस से नहीं कर सकते। इट इज अ परमानेंट कंडीशन। हाँ, कुछ हद तक अगर वो लाइफस्टाइल सुधारे और आपकी मेडिसिन उस चीज को बहुत ज्यादा डेवलप या प्रोग्रेस करने में थोड़ा सा रोक सकते हैं हम। नेक्स्ट इज द एलोपेशिया एरियाटा। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बेसिकली आपका खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है। आपके स्कैल्प पर देखने को मिल सकता है, आपके मुस्टैच या बियर्ड एरिया में आपको मिल सकता है, आईब्रोज में हेयर लॉस हो सकता है, आई लैशेस गिर सकते हैं। सो दिस इज अ कंडीशन विच इज ऑटो इम्यून। एंड जो आपके एक्टिव हेयर फॉलिकल्स हैं अगर, तो वहां पे रीग्रोथ पॉसिबल है, तो हम इस टाइप ऑफ हेयर लॉस में काम कर सकते हैं। अगर पूरी तरीके से आपका स्कैल्प का हेयर इस कंडीशन में चला जाता है, दैट इज नोन एज एलोपेशिया टोटालिस। और अगर पूरी बॉडी के हेयर लॉस होने लग जाता है बिकॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यून कंडीशन, दैट इज नोन एज एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ हेयर लॉस इज टीनिया कैपिटिस। टीनिया से आप समझ ही गए होंगे कि इट इज एन फंगल इन्फेक्शन। सो फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपका हेयर लॉस होना, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है और जो बहुत ही इजीली होम्योपैथी से ट्रीट हो सकती है। सो द हेयर लॉस कैन बी रिकवरेबल। नेक्स्ट इज हार्मोनल। हार्मोनल हेयर लॉस, एज द नेम डिफाइंस, तो हार्मोन्स के कोई भी इम्बैलेंस की वजह से ये कंडीशन आती है जिसमें हेयर लॉस जो है वो बढ़ जाता है या देखने को मिलता है। जैसे कि अगर इफ देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ थायराइड हार्मोन, तो वो आपके हेयर को अफेक्ट करेगा, आपके हेयर लॉस देखने को मिल सकता है उन कंडीशन में। दे कैन बी इम्बैलेंस ऑफ ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि ज्यादातर आपके आफ्टर पार्चुरेशन देखने को मिलता है, लैक्टेशन पीरियड में देखने को मिलता है। एंड वी हैव दोज मेडिसिन जो कि आपको इन कंडीशंस में, अगर आपको कॉज पता चले कि डिलीवरी के बाद से हेयर लॉस बढ़ गया है, लैक्टेशन पीरियड में हेयर लॉस बढ़ गया है, तो उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहती है और आपका हेयर लॉस रिड्यूस करने में, रिकवर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द टेलोजन एफ्लूवियम। ये भी एक टेम्परेरी हेयर लॉस कंडीशन है और ये मेनली देखने को मिलती है क्रॉनिक सीरियस सिवियर इलनेसेस के बाद। जैसे कि अभी हमारे 2020 में जो कोविड 21 22 में जो कोविड की वेव आई थी, उसके बाद भी हमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे मिले जिन्होंने कंप्लेन किया कि उनके हेयर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो ऐसी सिवियर इलनेसेस, एक्यूट इलनेसेस के बाद अगर हेयर लॉस आता है विच इज टेम्परेरी, जो कि मेडिसिन से ठीक हो सकता है, समटाइम्स विदाउट मेडिसिन भी हेयर ग्रोथ आ जाती है, तो इस कंडीशन को हम टेलोजन एफ्लूवियम के नाम से जानते हैं। सर्जरी
30 के बाद मेजर सर्जरीज होती हैं, उसके बाद भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस बेसिकली अगर होता है तो इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस अगर किसी भी तरीके का रहता है और उसके बाद अगर हेयर लॉस आता है, सो दिस इज द मेन टाइप ऑफ हेयर लॉस जिसको हम टेलोजन एफ्लूवियम कहते हैं, एंड इट्स अ टेम्परेरी फेज जिसमें हम मेडिसिन की हेल्प से वापस से पेशेंट का रीग्रोथ करा सकते हैं। नेक्स्ट इज एनेजन एफ्लूवियम। ये भी बेसिकली मेनली देखने को मिलता है कैंसर के पेशेंट्स में, जिसमें वो दे व्हेन दे अंडरगो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के केसेस में आपको देखने को मिलता है। बिकॉज जो कीमोथेरेपी है वो दैट बेसिकली अटैक्स द डिवाइडिंग सेल्स, जिसकी वजह से जो कैंसरस सेल्स हैं उन पर, बट साथ के साथ वो आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो ये कंडीशन मेनली आफ्टर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी आपको देखने को मिलेगी। इन इन दोज केसेस आल्सो होम्योपैथी इज वेरी वेरी मच इफेक्टिव। Then there is scarring alopecia, which is because of the inflammatory conditions, जो कि आपके जो स्टेम सेल्स है या सेबेशियस ग्लैंड्स है एंड उनको अफेक्ट करती है, हेयर फॉलिकल्स को अफेक्ट करती है। और हेयर इस इन कंडीशंस में भी, इंफ्लेमेटरी कंडीशंस में भी हेयर लॉस जो है वो परमानेंट होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन है, किस वजह से, कॉज पर हमें काम करना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए कि किस तरीके का हेयर लॉस है। आफ्टर दैट ही हमें पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि हम उसको कितना हेल्प कर पाएंगे, लाइक वो रिकवरी फुल होगी या हम सिर्फ रोक पाएंगे। तो वो सारी चीजें टाइप्स ऑफ हेयर लॉस पे डिपेंड करती है, कॉज पर डिपेंड करती है। इन कंडीशन में भी द हेयर लॉस इज परमानेंट, और बेसिकली जैसे कि क्रॉनिक किडनी फेलियर के केसेस होते हैं, ल्यूपस के केसेस होते हैं, डायबिटीज के केसेस होते हैं, उसमें मेनली स्कैरिंग एलोपेशिया आपको देखने को मिल जाता है। देन देयर इज अ कंडीशन ट्राइकोटिलोमेनिया, विच इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट बेसिकली अपने हेयर्स को पुल आउट करता है खुद से। सो दिस इज अ साइकोलॉजिकल कंडीशन वेयर वी कैन हेल्प द पेशेंट। Then the causes of hair fall. So the first and foremost cause is the hereditary factor or the genetic factors. तो genes basically एक one of the most important factor है, जिसमें अगर family में इस तरह के male pattern, female pattern baldness देखने को मिल रही है तो आपकी next generations में भी वो hair fall के patterns मिल सकते हैं। Then the hormones imbalance, so basically abnormal levels of androgens है या thyroid level कहीं disrupt हुआ है या estrogen level का imbalance हुआ है, so this is one of the cause. Then scalp infection जैसे कि dandruff, एक्जिमा, स्कैल्प एक्जिमा है, टीनिया का इन्फेक्शन हुआ है या सोरियासिस है, इन कंडीशन में भी बेसिकली आपको हेयर फॉल की कंडीशंस मिल सकती है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के टाइम पर भी, लैक्टेशन के टाइम पर भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, तो उन कंडीशंस में भी हमें हेयर लॉस देखने को मिलता है। स्ट्रेस इज वन ऑफ द फैक्टर। कुछ ड्रग्स जो है, ड्रग एब्यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स ऑन द हेयर्स, उन वजहों से भी बेसिकली हेयर लॉस होता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है। जैसे कि कीमोथेरेपी हो गई, अगर पेशेंट इज ऑन एंटीकोएगुलेंट्स या ब्लड थिनर्स पर हैं तो उन कंडीशंस में भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। इफ दे आर यूजिंग बीटा एनाल्जेसिक एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, जो कि बीपी कंट्रोल करने के लिए हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसमें भी हेयर फॉलिंग की कंडीशन मिलती है। इफ दे आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है। इफ द पेशेंट इज यूजिंग एंटी डिप्रेसेंट्स, तो उनके भी साइड इफेक्ट्स में हेयर फॉलिंग आपको जरूर देखने को मिलेगी। अगर देयर इज बर्न्स और इंजरीज के केसेस में भी हेयर फॉलिंग मिलती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस तो हैं ही, प्लस पुअर न्यूट्रिशन, अगर पेशेंट लो प्रोटीन डाइट ले रहा है, इफ इट इज अ केस ऑफ सिवियर मैल न्यूट्रिशन, if there is calorie restricted diet, the patient is using unhealthy eating type habits है, तो वहां पर भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो वी हैव टू करेक्ट
करेक्ट और मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंगली। अगर वहाँ पे उसकी डाइट में कोई कमी आ रही है तो हमें उस तरीके से भी उनको मैनेजमेंट विद मेडिसिन हमने वो मैनेजमेंट भी करना जरूरी है। थायराइड डिसऑर्डर है, डायबिटीज है, पेशेंट इफ द पेशेंट इज आयरन डेफिशिएंट, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, अनीमिक है, स्किन डिजीजेस हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर वो ये सारी कंडीशंस हैं तो वहां पे आपको हेयर लॉस देखने के लिए मिल सकता है। अगर पेशेंट कॉस्मेटिक यूज की जहां हम बात करें, इफ द पेशेंट इज शैम्पूइंग टू मच, अगर वो बहुत ज्यादा शैम्पू को यूज कर रहा है, इफ जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जिसमें केमिकल्स यूज होते हैं आजकल, तो स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग, ब्लीचिंग, डाइंग, सो बेसिकली ऑल दीज प्रोसीजर्स अफेक्ट्स योर हेयर फॉलिकल्स, उसको डैमेज करते हैं एंड आपका हेयर लॉस को इंक्रीज कर देते हैं। टाइट बैंडेजिंग के केसेस में भी हेयर लॉस देखने को मिलता है। और जो कर्लर्स वगैरह यूज करते हैं, सो कॉस्मेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है हमारी जो हेयर लॉस और बाल्डनेस को बढ़ाने का। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज कॉजेज व्हेन वी आर ट्रीटिंग एनी पेशेंट। हम अपनी रेपर्टरीज में अगर देखें तो हेयर लॉस से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बालनेस हमें देखने को मिलती है, वी हैव नंबर ऑफ रेमेडीज जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एनाकार्डियम, एपिस, ब्राइटाकार बहुत अच्छी रेमेडी है बालनेस के लिए। फ्लोरिक एसिड हम यूज करते हैं, लाइको, फॉस्फोरस, सीपिया, सेलिशिया, जिंकम। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो वन ऑफ माय मेंटोर टोल्ड मी दैट अगर हेयर लॉस का केस है, बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, तो फॉस्फोरस 1 mg की 2 डोजेस दे दो 6 घंटे के गैप पर, और हर 15 डेज में वो रिपीट करो तो हेयर लॉस काफी कंट्रोल हो जाता है। आई हैव यूज दिस टिप और हाँ, मुझे इससे रिजल्ट भी मिले हैं। बट हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट या फिर जो भी टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स के बेसिस पे हम जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेटली उसके एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते हैं। देन अगर पैचेस में आपको हेयर लॉस मिल रहा है तो यू कैन थिंक ऑफ एपिस, कैलकेरिया, ग्रेफाइटिस, हिपरसल्फ, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस एंड सीपिया। अगर यंग पीपल में आपको हेयर लॉस देखने को मिल रहा है तो यू कैन थिंक ऑफ ब्राइटाकार एंड साइलेशिया। ब्रिस्लिंग के केसेस में आप ये बहुत सारी रेमेडीज यहाँ पे मेंशन्ड है, वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हेयर जो है बहुत थिन हो गए हैं, इफ दे बिकम कर्ली, तो समटाइम्स होता है कि आपके हेयर्स का टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया, वो कर्ली हो गए। तो अगर आपको ये देखने को मिलता है तो मिजेरियम इज वन सिंगल रेमेडी मेंशन्ड इन दिस सिम्टम, जहाँ पे आपके हेयर्स जो है वो कर्ली हो गए हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन। देन एलिमेंट्स फ्रॉम कटिंग हेयर, तो हम सबको पता ही है कि बेलेडोना, ग्लोनोइन इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज जो कि हम यूज कर सकते हैं। आफ्टर डिलीवरी अगर हमें हेयर लॉस मिलता है तो सीपिया इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी जो आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर डिलीवरी अगर हेयर लॉस की कंप्लेंट आई है तो आप दे सकते हैं। अदर देन दैट यू कैन यूज कैलकेरिया, कैंथारिस, कार्बोवेज, हेपरसल्फ, लाइकोपोडियम एंड सल्फर इज द फर्स्ट ग्रेड रेमेडी जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको हेयर लॉस आफ्टर पार्चुरेशन या आफ्टर डिलीवरी मिलता है तो। अगर एब्डोमिनल डिजीजेस के बाद पेशेंट को कोई भी एब्डोमिनल कंडीशन आई है और उसके बाद हेयर लॉस आपको ज्यादा मिल रहा है, इफ यू गॉट दिस कॉज in that patient, so you can try lycopodium because it is a single remedy mentioned in this rubric. So abdominal complaints के बाद अगर हेयर लॉस दिख रहा है तो you can use lycopodium. After exhausting diseases, acute exhausting diseases के बाद अगर आपको हेयर लॉस मिल रहा है, यू कैन यूज कार्बोवेज, यू कैन यूज मेंसिनेला एंड यू कैन यूज थैलियम। हम इसके बारे में आगे बात भी करेंगे कि स्किन सिम्टम्स के बेसिस पे आप दे सकते हैं। बट इट इज अ टिप, लाइक कोई भी एक्यूट डिजीज हुई तो आप ये 3 रेमेडीज डिफ्रेंशिएट करके और आप सोच सकते हैं। देन इफ देयर इज वेरी मच ड्राइनेस इन द हेयर्स, देन यू कैन यूज थूजा, कैलिकार्ब, sulfur, phosphorus, sorinum, calcarea, aloes, alumina, and all the other medicine mentioned in these rubrics. हेयर फॉलिंग की वी हैव नंबर ऑफ रेमेडीज जिसमें कि हम यूज भी करते आए हैं अपनी प्रैक्टिस में, बट देर आर
सम रूब्रिक्स जहाँ पे हमें सिंगल रेमेडीज मिल रही हैं, विच इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जैसे कि अगर हेयर फॉलिंग आपके कॉम्ब करने में सबसे ज्यादा हो रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ कैंथेरिस इन दैट केस। अगर हेयर फॉलिंग किसी भी ऐसी ग्रीफ के बाद आपको मिल रही है, कोई भी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट के बाद मिल रही है, या एक्यूट इलनेस के बाद मिल रही है, यू कैन थिंक ऑफ फॉस्फोरिक एसिड टू। और आफ्टर ग्रीफ ओनली वन सिंगल रेमेडी इज मेंशन, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। अगर हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, आप हाथ लगाते हैं और आपके हाथ में बहुत सारे बंच ऑफ हेयर्स आ जाते हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ फॉस्फोरस, विच इज अ फर्स्ट ग्रेड रेमेडी इन दिस रूब्रिक। आप मिजेरियम को सोच सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, थेलियम दे सकते हैं, सिफलाइनम और लाइकोपोडियम। डेफिनेटली वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज रेमेडीज टू वन अनदर आफ्टर केस टेकिंग। मीनोपॉज के बाद अगर आपको हेयर फॉलिंग पेशेंट बोलते हैं कि मीनोपॉज के बाद ज्यादा हो रही है, यू कैन थिंक ऑफ लाइकोपोडियम एंड सीपिया, विच इज अ वंडरफुल रेमेडी इन द मिडिल एज ग्रुप ऑफ फीमेल्स। देन प्रेगनेंसी के बाद हो रही है, तो प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा है, तो यू कैन थिंक ऑफ लेकिसिस, विच इज अ सिंगल रूब्रिक, single remedy in that rubric and first grade remedy. So this is a very valuable remedy to be used in hair falling at that time. Then after parturition, we have already discussed, we can think of sepia, sulfur, lycopodium. Then lactation, during lactation agar hair falling बहुत ज्यादा हो रही है, you can think of natramure, which is also single remedy in that rubric. So lactation के टाइम पे हो रही है, द टाइम भी बहुत जरूरी है पूछना कि हेयर फॉलिंग स्टार्ट कब से हुई, कब हो रही है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ केस टेकिंग जो कि हमें करनी है, और उसके बेसिस में वी हैव टू सी कि हमें कौन सी रेमेडी देनी है। देन अगर हेयर फॉलिंग, हेयर लॉस स्पॉट्स में आपको दिख रहा है, तो फ्लोरिक एसिड इज वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडी जो आपको वहाँ हेल्प कर पाएगी। Definitely acids की वो weakness and other symptoms you have to check with the patient. Then अगर spots में ही आपके hair loss हुआ है, and if it is after grief, then you can think of ignitia at that time. स्पॉट्स में हेयर लॉस हो रहा है, एंड जब उसके बाद हेयर वापस से रीग्रोथ आ रही है, तो दैट कम्स इन वाइट, ग्रे और वूली हेयर आ रहे हैं, देन देर इज वन सिंगल रेमेडी, दैट इज विनका माइनर, जो कि आप सोच सकते हैं ड्यूरिंग दैट केस। आई हैव सच केस जहाँ पे पेशेंट एक स्टूडेंट ही था जिसको इस तरह की हेयर लॉस हो रहा था, एंड उसके कहीं कहीं स्पॉट्स में वाइट हेयर्स की ग्रोथ हो रही थी। सो इन दैट केस आई हैव यूज दिस पर्सनली, मैंने विनका माइनर 30 यूज किया था, एंड इट डेफिनेटली गिव मी रिजल्ट्स इन दैट केस। देन लोकेशन के बेसिस पर हमें हेयर फॉलिंग अगर एक सिंगल पार्ट में कहीं हो रही है, तो वहां पे भी वी हैव डिफरेंशिएटेड रेमेडीज जो कि हम यूज कर सकते हैं। लाइक अगर फोरहेड पर हेयर फॉलिंग ज्यादा हो रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ आर्सेनिक, बेलेडोना, हेपरसल्फ, नाट्रम्यूर। क्योंकि नाट्रम्यूर में हमने सुना है कि बेसिकली फोरहेड पर है, और सामने अगर जो हेयर लाइन है उसके पास में इरप्शंस हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ नाट्रम्यूर। सो इन दैट केसेस अगर हेयर फॉलिंग फोरहेड में ज्यादा हो रही है, वहां आपको किसी तरह के इरप्शंस भी दिख रहे हैं, स्किन इरप्शंस भी दिख रहे हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ नाट्रम्यूर। देन फोस्फोरस इज वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडी इन हेयर फॉल केसेस। देन साइलेशिया, ऑसिपिट रीजन में अगर हेयर फॉल हो रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ दीज रेमेडीज, cheridonium, petroleum, silesia, staph, and all the other remedies. Then sites में अगर आपको हेयर फॉलिंग मिल रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ बोविस्टा, ग्रेफाइटिस, कैलिकाब, फॉस्फोरिक एसिड ऑफ कोर्स, स्टैफ, जिंकम। टेम्पल्स में आपको देखने को मिल रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ दीज नाट्रम्यूर, सबाइना, कालिकाब एंड अदर रेमेडीज। वर्टेक्स में बेसिकली अगर आपको मिल रही है, तो यू कैन थिंक ऑफ ब्राइटाकाप, ग्रेफाइटिस, लाइकोपोडियम। सो इनके बेसिस पे यू कैन मेक योर रूब्रिक्स। आप केस टेकिंग करेंगे, द लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कब से शुरू हुई वो सब जानना हेयर फॉलिंग के केसेस में भी जरूरी है, टू मेक दैट टोटलिटी। बिकॉज उस टोटलिटी के बेसिस पे यू विल गेट अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और उनको डिफ्रेंशिएट करके यू कैन रीच आउट टू योर रेमेडीज।
देन ग्रे हेयर्स के केसेस में भी वी हैव रेमेडीज, जहाँ पे यंग पीपल के आप देखते हैं कि ग्रे हेयर्स आने लगे हैं, तो उन केसेस में भी यू हैव नंबर ऑफ रेमेडीज विच कैन हेल्प, लाइक लाइकोपोडियम, फॉस्फोरिक एसिड, साइलेशिया, आर्सेनिक, सल्फर एंड ऑल। एंड अगर ग्रे हेयर स्पॉट्स में आ रहे हैं तो देर इज अ सिंगल रेमेडी, सोराइनम, विच कैन हेल्प। ग्रीजी हेयर्स हैं, लस्टरलेस हेयर हो गए हैं, so you can think of the other remedies which are given in these rubrics. अगर hair falling हो रही है and it is very painful, hair fall हो रहे हैं और वो painful भी है, so there is only one single remedy, antimcrude is mentioned in this rubric. जो hairs है, hair falling तो बढ़ ही रही है and there is painful, it is painful when touched, like roots of hairs जो है वो बहुत painful है, जब भी आप touch करते हैं तो it is very sensitive and painful. In those cases there is first grade remedy is given, that is selenium, जो कि बहुत ही helpful है. CPR भी बहुत important remedy है इस case में, and definitely all the other remedies are very important in that rubric. आफ्टर दैट, इफ द हेयर स्टिक्स टुगेदर, हेयर फॉलिंग है और जो आपके हेयर्स हैं वो बहुत स्टिकिंग, दे आर इन स्टिकिंग कंडीशन, तो वहां पे यू कैन यूज मेजेरियम. Natrum mule is also very helpful in those cases. Of course, borax and soranum you can think of if the totality matches these remedies. अगर जो hairs हैं वो at the end stick कर रहे हैं, so there is only one remedy mentioned in that rubric, that is borax, which can be helpful. If the hairs tangles easily, so हमें वहां पे बोरैक्स, फ्लोरिक एसिड, ग्रेफाइटिस, सोराइनम, वेरेटनम एंड विनका माइनर भी हेल्प कर सकती है. इफ देयर इज थिनिंग ऑफ हेयर्स, तो वहां पे ट्यूबरकुलाइनम और मैग्नम सिलिका वो भी आपको हेल्पफुल रह सकती है. देन डेंड्रफ के केसेस अगर आपको मिलते हैं तो वहां पे देर आर नंबर ऑफ रेमेडीज जो कि मेंशन है इसमें. एंड अगर डेंड्रफ इचिंग के साथ है, यू कैन थिंक ऑफ मेडोराइनम. फॉस्फोरस इज अ वंडरफुल रेमेडी फॉर डेंड्रफ, एंड of course natrum mule, sulfur is very much helpful. Cantharis is also very important remedy for dandruff. अगर dandruff white color का है, then you can think of thuja, natramure, phosphorus, mesareum and कालीजल. देन येलो अगर डेंड्रफ है, इफ देयर इज एनी इन्फेक्शन और जो डेंड्रफ है वो येलो कलर का है, यू कैन थिंक ऑफ काली सल्फ. काली सल्फ 6x can be very much helpful in those conditions. Then remedy indication, arnica. Basically, arnica is a wonderful remedy for hair fall, and you can think of that remedy if there is any history of mental strain or shock. कोई भी ऐसी कंडीशन के बाद अगर आपको हेयर फॉलिंग मिल रही है, यू कैन थिंक ऑफ आर्निका. आर्निका 30 I would prefer in that case. Phosphoric acid, this is a wonderful remedy for hair fall, and I have got so much wonderful effects with this remedy. And it is basically indicated whenever the system has been exposed to the ravages of acute diseases, excesses, grief, loss of vital fluids. So basically in conditions में जहाँ पे आपको कोई भी severe illness मिली है, after that condition, if there is history of loss of vital fluids, उन cases में, and if there is a history of grief or trauma of any kind, or any disappointment, then you can think of this remedy, phosphoric acid. And there is presence of debility, first mental and then physical, in phosphoric acid. It can be used for gray hairs of youngsters, which becomes flaxen and oily and fall out. So gray hairs and hair falling में अगर आपको इस तरह के causes मिल रहे हैं and debility मिल रही है, then you can think of phosphoric acid. Then natramure. Natramure is basically indicated in the ill effects of grief, fright, anger. When touched, the hair falls out mainly on the forehead part of the head, temples and beard area. Scalp is extremely sensitive, and basically natramure जो patient होता है, the face of the patient is usually oily, shiny and appears to be greasy.
You can find the itching on the scalp and at the nape of neck. ऑल्सो जब हमने इरप्शंस, ड्राई क्रस्टी इरप्शंस की बात की थी एट द मार्जिन्स ऑफ हेयरी स्कैल्प, सो किसी भी पेशेंट में इफ यू आर गेटिंग अ सिम्टम ऑफ हेयर फॉलिंग और वहां पे आपको उसके स्कैल्प, जो हेयरी स्कैल्प है उसके मार्जिन्स पर ड्राई क्रस्टी इरप्शंस देखने को मिलते हैं, सो दिस इंडिकेट्स दैट it is a case of natrum luteum. Basically it is a perfect remedy in those cases, and it is a great remedy for intermittent fevers, anemia के cases में. Anemia is one of the cause of the hair falling, chlorosis के cases में. And because of अगर hair falling के साथ साथ if you are getting के complaints of alimentary tract या skin complaints आपको मिल रही है, तो आप natrum luteum सोच सकते हैं. And you can get scabs on the head. There is dermatitis which is raw and oozing a corroding fluid that is damaging the hairs. So hairs में there is dry crusty eruptions भी आपको मिल सकते हैं margins पर. You can get scabs on the head, और उसके साथ साथ dermatitis के cases में you can get that raw eruptions which oozes a corroding fluid which affects the hair follicles. A gluey discharge you can get, and matting hair you can get. So अगर इस तरह के केस है, you can think of natrum luteum. Lycopodium, there is great falling out of hair. Hair comes out in bunches, especially temple area में आपको ज्यादा मिलेगा. And there is premature baldness and gray hairs and dandruff. हेयर फॉलिंग आफ्टर पार्चुरेशन. सो बेसिकली हमने पीछे रूब्रिक्स में भी देखा था कि इट इज द सिंगल रेमेडी दैट इज मेंशन्ड इन हेयर फॉलिंग आफ्टर पार्चुरेशन एंड आफ्टर एब्डोमिनल कंप्लेंट्स. सो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के बाद अगर आपको हेयर फॉलिंग आ रही है तो लाइकोपोडियम इज वन ऑफ द ग्रेट रेमेडी. और अगर पार्चुरेशन के बाद है तब भी आप हेयर लाइकोपोडियम सोच सकते हैं. एंड यू कैन गेट डीप फरोज ऑन द फोरहेड. अगर आपको पेशेंट के फोरहेड पर फरोज दिखाई दे रहे हैं which are deep, so it indicates that it is a lycopodium patient. Then sepia is one of the best remedy for hair falling, where you get there is a losing of hair after chronic headaches. So basically अगर patient को headache के time पर hair loss ज़्यादा होता है, you can think of sepia. Definitely sepia patient का जो मेन की नोट है that is indifference with the loved ones and all. So all the mental picture you have to get from your patient. Then there are pimples on forehead near hair, and roots of the hair are very sensitive in the sepia patients. And sepia patients, basically sepia remedy after delivery, अगर after parturition complaints आती हैं तो उसमें भी sepia is one of the best remedy to be used. Then phosphorus, falling of hair in large bundles on the forehead and sides above the ears. Scaly baldness of single spots आपको देखने को मिलेगा. There is round patches on the scalp which completely deprived of hair. So round patches आपको मिल रहे हैं, single spots अगर hairs के baldness के मिल रहे हैं, you can think of phosphorus. Then the roots of hair seems to be dry. Denuded scalp looks clear, white and smooth. There is violent itching on the scalp. So hair falling के साथ साथ that single bald spots के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा itching भी मिलेगी scalp पर. And dandruff, white dandruff के cases में भी, dandruff के cases में भी you can think of phosphorus. Fluoric acid. Fluoric acid, basically premature alopecia or androgenic alopecia at the young age you can use. Premature old age आपको देखने को मिलती है. There is much itching on the head, scalp, and जो new hair growth होती है that is very dry, and the hair falls out and breaks off easily. हेयर फॉलिंग के केसेस अगर आपको टाइफाइड फीवर के बाद, जो हमें मेनली टाइफाइड फीवर हो जाता है उसके बाद पेशेंट कंप्लेन करता है कि हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा हो रही है, यू कैन थिंक ऑफ फ्लोरिक एसिड इन दैट केस. द पेशेंट हैज टू comb the hairs frequently and because it mats so at the end. So बहुत ज्यादा उलझते हैं बाल, और हेयर फॉलिंग टाइफाइड के बाद अगर आपको ज्यादा देखने को मिलती है, you can think of फ्लोरिक एसिड in that case. Then vinca minor.
You can find bald spots. There is corrosive itching of the scalp and spots on the scalp with oozing moisture. Matting hair मिलेंगे आपको, and there can be eczema of head and face. Pustular eruptions मिल सकते हैं with much itching, burning and offensive odor. And हमने पहले भी देखा था कि अगर hair spots में hair loss हो रहा है and उसके बाद जो growth आती है, अगर वो white, ग्रे या फिर वूली हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, यू कैन थिंक ऑफ विनका माइनर इन दैट केस. Then pilocarpus, it is a component in many hair restorers and has an effect on both the hair and the skin. This pilocarpus is capable of turning white hair black. So this is one of the component of hair restorers. और gray hairs हो जाते हैं, उनको वापस से black करने के लिए it can be helpful. Hair fall with the dryness of scalp and dandruff. There is excessive perspiration from all parts of the body. You can find hot flushes, nausea, salivation, and diaphoresis in that case as the associated symptom. देन ब्राइटा कर्व, हमने बहुत सारे रूब्रिक्स ऐसे देखे जो कि ब्राइटा कर्व कवर कर रही थी, जहाँ पे वो हेयर लॉस और बाल्डनेस एट द यंग एज हो या डैंड्रफ हो या कोई भी कंप्लेंट हो, तो बेसिकली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर हेयर फॉलिंग or baldness, especially on the head. On the scalp, there is moist crust and dry eruptions. Eczema of scalp भी होता है. Those born for more are able to control the eruption with ointment या और applications. So eczema हुआ, वहाँ पे बहुत सारे ointments use कर लिए, इस तरह के बहुत सारे suppressive treatment use हुए, and after that hair falling या baldness आपको देखने को मिले. You can think of Bridal curve in those cases. It is very common among young people. Then arsenic album. There is much itching in the scalp. There are circular patches of bare spots, rough, filthy, balding and coated in dry scaling आपको मिल सकती है. There is burning and itching dandruff at night. Scalp is quite sensitive and basically the patient will say, I am unable to brush my hair. So इतनी scalp sensitive होती है कि patient comb भी नहीं कर सकते. And of course arsenic album है, तो you can get that anxiety in the patient, that restlessness, that fear of arsenic patient to match your remedy at the time. Then Hepasulf, basically the patient barely bear to have anything touch her head. So Hepasulf की जो sensitiveness है बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो skin के complaints हो, चाहे scalp की sensitivity हो. So basically the skin complaints or the scalp is very sensitive and it is very tender to touch. So the patient is unable to touch her head or comb her hair due to extremely sensitive and painful scalp. And there is burning and itching from a humid scalp, hair falling, and a terrible, really sore pimple and significant bald areas on the head. So आपको hair falling तो मिलेगी with a sensitive scalp and a painful scalp. Along with that, you can find eruptions, really sore pimples or eruption on the head, which can match the remedy. Hair loss after mercularization और persistent headache के बाद भी देख सकते हैं, and head sweating, usually cold sweating आपको Hepasulf के patient में मिलेगी. And of course you have to match the sensitivity and the mental picture and the physical picture of Hepasulf in that case. Then fluoric acid, we have already discussed. Selenium, hair falling out when combed. जब भी पेशेंट कॉम करेंगे तो हेयर फॉलिंग होगी, एज वेल एज फ्रॉम द ब्रोज, फ्रॉम द विस्कर्स एंड जेनेटिलिया. तो बेसिकली जेनेटल हेयर लॉस के लिए ब्रोज या बियर्स में भी हेयर लॉस हो रहा है, यू कैन थिंक ऑफ सेलेनियम. Pain in the scalp, like hair is being ripped out, and there is aggravation when touched. There is debility after exhausting diseases. There's loss of sexual power, and there is increased desire in the patient. Tingling, itching on the scalp at night, bleeding after scratching, tension, and a feeling of constriction in the scalp you can get as a symptom. And there is emaciation of face and hands.
अगर आपको हेयर फॉलिंग के साथ इस तरह की इमासिएशन मिल रही है ऑन द फेस, हैंड्स, you can think of, and there is increased sexual desire, there is decreased sexual power, and if there is any debility kind of symptoms after exhausting diseases, you can think of selenium. Cilicia, there is eruption on the back of the head and behind the ears, usually dry, pungent smelling honge. There is scabby and itchy eruptions when scratched. It feels burning and become more severe and discharges pus. Itching pustules, bulbous swelling, hairy neck, you will find in a Cilicia patient. There's extremely sensitive to pressure, contact, laying on it, and when being wrapped in a warm blanket. Cilicia patient is very chilly, want the coverings, warmth, and there is sensitivity of the scalp to contact and pressure from the head. This is worse in the evening and while lying on a painful side. There are open fontanelles, emaciated physique with an excessively huge head and a waxy pale face, a heated swollen abdomen and foul smelling stools, violent scalp itching milegi aapko. There is moist scald head, shedding from the hair loss, and early baldness will be there in Cilicia. Then sulfur के पेशेंट में सल्फर इज अ वेरी गुड स्किन रेमेडी, हेयर रेमेडी. अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस मिल रही है, टीनिया कपाइटिस है, ड्राइनेस, ड्राई हेयर्स है, स्कैल्प ड्राई है, देयर इज फॉलिंग ऑफ हेयर, वर्स आफ्टर वॉशिंग, आफ्टर बेदिंग है, तो यू कैन थिंक ऑफ सल्फर. इन दैट केस itching and scratching is there, burning is there after scratching. Sulfur is also one of the wonderful remedy which I have been using in hair falling, and I am getting wonderful result with this remedy. Then Sepia officinalis, hair falls out, open fontanelles, roots of hair sensitive, there is pimples on forehead near hair. We have already discussed this remedy. Then Carboveg basically hairs feels sore, they falls off easily. Scalp itching when getting warm in bed, and there's falling out of hair from a general weakened condition. Amelioration from fanning. So basically, Carboveg patient, he or she desires fanning most of the conditions, and definitely Carboveg is a wonderful remedy for gastric ailments. तो अगर हेयर फॉलिंग के साथ साथ आपको इस तरह के सिम्टम्स भी मिल रहे हैं, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स भी मिल रही है, देयर इज अ डिजायर फॉर एन एमिलरेशन फॉर फैनिंग, you can think of Carboveg in that case. Then Thallium metallicum and Mancinella, हमने previously we have seen in the rubric after acute illnesses. We can think of Carboveg, Thallium and Mancinella. Yes. Thallium, Mancinella after acute diseases. So alopecia following acute exhaustive diseases. Basically, thallium you can think of in endocrine disorders where there is imbalance of thyroid and adrenaline. तो वहां पे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के केसेस में यू कैन थिंक ऑफ थेलियम, अगर आपको साथ में इस तरह की चीजें मिलती हैं. देन मेंसिनेला, बेसिक ये भी हेयर लॉस के लिए है आफ्टर सिवियर एक्यूट डिजीजेस. यहाँ पे यू कैन गेट मेंटल डिप्रेस्ड स्टेट्स at puberty or at climacteric with exotic sexuality, which is mentioned in hearing. So अगर इस तरह के indications आपको मिल रहे हैं, you can think of thallium and Mancinella. Then graphitis. Graphitis is also one of the remedy where the hairy scalp has smooth, big veins and in extremely hot and itchy, especially while going outside. Scalp desquamation is widespread. Even on the sides of the head, whiskers, the hair was falling out. Rheumatic aches मिल सकते हैं in the scalp, particularly sides में, radiating to the teeth and cervical glands. And yellow crusty eruptions आपको मिल सकते हैं. Gluey discharges मिल सकते हैं eruptions में, which is sticky in character. So you can think of graphitis.
Then you can think of Ceanothus, where there is anemia associated with hair falling. It is one of the hair tonic. And anemia की condition मिल सकती है where spleen and liver are at a fault. So anemic cases में जहाँ आपको hair falling मिल रही है और कहीं पे liver और spleen affected आपको मिल रहे हैं, you can think of Ceanothus, which will be helpful in hair falling condition. देन काली सल्फ, येलो डेंड्रफ के केसेस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप यूज कर सकते हैं. थूजा ऑक्सीडेंटलिस आप यूज कर सकते हैं. ड्राई हेयर्स है, बहुत ज्यादा हेयर फॉलिंग है विद वाइट स्केली डेंड्रफ एंड ग्रीजी स्किन ऑफ फेस, यू कैन थिंक ऑफ थूजा इन दोज केसेस. कैंथारिस आप यूज कर सकते हैं व्हेन देयर इज हेयर फॉलिंग, जब पेशेंट कॉम्ब कर रहा है उस टाइम पे सबसे ज्यादा हो रही है. एंड ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट और लेक्टेशन के पीरियड में भी आप कैंथारिस सोच सकते हैं. एंड कैंथारिस इज वन ऑफ द वंडरफुल रेमेडी फॉर एनॉर्मस डैंड्रफ. कॉकलेरिया आप यूज कर सकते हैं, लोकली डैंड्रफ के लिए आप यूज कर सकते हैं. और अगर आपको हेयर लॉस के साथ में साइनसाइटिस भी मिल रहा है तो उन केसेस में आप कॉकलेरिया सोच सकते हैं. हेयर ड्राइनेस के लिए वी हैव मेंशन्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज रेमेडी. काली काब आप सोच सकते हैं अगर हेयर फॉलिंग मिल रही है विद ड्राइनेस ऑफ हेयर्स. फ्लोरिक एसिड आप सोच सकते हैं हेयर फॉलिंग के लिए. इफ देयर आर डिप्रेसिंग इमोशंस with hair falling, you can think of phosphoric acid. अगर आपको hair falling मिल रही है with humid eruptions और scalp बहुत sensitive है, you can think of nitric acid. I have taken these symptoms from the prescriber, so you can also refer that book. Then baldness के लिए arnica is one of the wonderful remedy. Greasy hairs हैं, you can think of bryonia. So the reference is from the prescriber. देन डेंड्रफ के लिए यू कैन थिंक ऑफ ड्राई स्कर्फी डेंड्रफ है तो आर्सेनिक 3 आप दे सकते हैं. मॉइस्ट डेंड्रफ है, यू कैन थिंक ऑफ सीपिया. थिक डेंड्रफ है, सल्फर 30 में भी हेल्पफुल. एंड आप the hair to be washed daily and after each washing to be bought with a lotion of Sabadilla Q. And then internally आप Natrum दे सकते हैं hair falling के cases में. Then there is I hope we have time. Yes, I have this case study, one case study. A lady aged 59 years, she consulted me in July 2021 for her hair loss, which started after she contacted COVID-19. 2 महीने पहले पेशेंट को कोविड हुआ एंड उसके बाद उसको हेयर फॉलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई. जैसे कि हमने बात की थी टेलोजन एफ्लूवियम की, दिस इज वन ऑफ दैट केस. कोविड-19 के बाद उनको ये जो सीवियर एक्यूट इलनेस हुई उसके बाद से हेयर फॉलिंग स्टार्ट हुई, विच इज अ टेम्परेरी कंडीशन ऑफ कोर्स, बट उनके हेयर फॉलिंग बढ़ता ही जा रहा था. तो 2 महीने बाद शी कंसल्टेड मी फॉर दैट कंप्लेंट. उसके साथ साथ हेयर फॉलिंग के साथ साथ शी इज ऑल्सो कंप्लेनिंग ऑफ मार्क्ड वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन and there is much flatulence with distension of abdomen, so gastric complaints भी associated थी. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हमें यही मिला कि 2 महीने पहले उनको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ, जिसके लिए उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट उस टाइम पर लिया था. देन धीरे धीरे उनको जो हेयर फॉलिंग है वो बढ़ने लगी विद वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन. ऑफ कोर्स फिजिकल जनरल्स में वी गेट दैट देयर इज डिक्रीज्ड एपेटाइट, थर्स्टलेसनेस वाज देयर and desire for salty food was there. She also complaining of hot flushes, palms और sores जो है थे वो बहुत ज्यादा hot थे to touch, and she was a chilly patient. Energy levels was little low and there is aversion to household work, want to rest all the time. She's very lazy, timid, so weakness is also there. तो उनका कोई काम करने में as such मन नहीं लगता था. She's quite lazy in those condition and she felt better in open air. There is history of grief and disappointment was also there. She was feeling sad, or that grief or tension is there because of his son's marital disputes, which was found during case taking. Totality में we have taken hair falling after acute exhaustive illness, fevers, ailments after grief, weakness and prostration accompanied with the main complaint. There was thirstlessness. There was desire for open air and chilly patient. So इस totality के basis पे we have repertorized the case. And repertorization में जो first grade remedy हमें मिली that was phosphoric acid. Then the prescription was phosphoric acid.
बेसिकली क्यों हमने फॉस्फोरिक एसिड चूज की, द अदर रेमेडीज जो थी लाइकोपोडियम, सल्फर भी हमारे पास आ रही थी, एपिस भी थी, एंड आर्सेनिक भी आई थी, बट जो सबसे ज्यादा फर्स्ट ग्रेड रेमेडी हमें मिल रही थी दैट वाज फॉस्फोरिक एसिड. It was chosen because it is the highest ranked remedy at that time while repertorization, and it covers the mainly the probable exciting cause जो कि हमने grief हमें मिला, एंड डेबिलिटी जो हमें मिली आफ्टर एक्यूट डिजीज कोविड-19 होने के बाद. सो बेसिकली जो कॉज था वो हमारी जो एसिड फॉस थी वो कवर करी थी. इफ यू रिमेम्बर हमारे फर्स्ट जो रूब्रिक था हमारा आफ्टर एक्यूट इलनेस, उसमें फॉस्फोरिक एसिड इज द सिंगल रेमेडी दैट इज मेंशन्ड आफ्टर हेयर फॉलिंग आफ्टर एक्यूट डिजीजेस. सो उस बेसिस पर हमने इस रेमेडी को चूज किया. देन आफ्टर दैट जो थर्मल रिएक्शन, द पेशेंट वाज चिली, एसिड फॉस इज आल्सो चिली, व्हाइल अगर हम देखें तो लाइकोपोडियम सल्फर पेशेंट आर हॉट. Then neither the patient was irritable, angry, or dominating like lycopodium, nor she's that dirty, filthy, or philosophical like sulfur. So on that basis, हमने acid phos जो है वो ज्यादा वेटेज ले रहा था. देन ऑल्सो अगर क्रेविंग की और डिजायर्स की बात करें तो पेशेंट की जो डिजायर थी दैट इज फॉर सॉल्टी फूड, जहाँ जबकि सल्फर और लाइकोपेडियम पेशेंट जो है दे क्रेव्स फॉर स्वीट्स. सो ऑन दैट डिफरेंशिएशन हमने एसिड फॉस उस टाइम पर चूज किया. Boric maybe it is mentioned that acid fos can be think of if there is marked debility which produces a nervous exhaustion. Debility first mental then physical. Whenever the system has been exposed to the ravages of acute diseases, excesses, grief, loss of vital fuels, we obtain condition calling for it. So on that basis, हमने acid phos 30 patient को दिया for 15 days TDS. आफ्टर दैट जुलाई में 15 दिन बाद हमने दोबारा से फॉलो अप लिया, और जिसमें कि उनकी जो हेयर फॉलिंग थी दैट वाज रिड्यूस्ड अप टू 50 to 60% एंड वीकनेस रिड्यूस्ड, बट इट परसिस्ट. एनर्जी लेवल्स थोड़े से बेटर हुए थे, पेशेंट की एपेटाइट इंप्रूव हुई थी, हॉट फ्लशेस ऑलरेडी प्रेजेंट थे. देन फ्लैचुलेंस पेशेंट में थी, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन आफ्टर ईटिंग ऑल्सो परसिस्ट. एंड वन मोर थिंग, जो पेशेंट के फेस पर हमें हाइपर पिगमेंटेशन दिखी फेस, चीक्स एंड नोज पर, was that was also noticed. On the basis of these symptoms we have क्योंकि पेशेंट एक मीनोपॉजल फेज में थी, प्री मीनोपॉजल फेज में थी, तो यहाँ पे एज अ इंटरकरेंट और यू कैन से एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आई हैव प्रिस्क्राइब वन सिंगल डोज ऑफ CPR 200 which was also followed by acid phos 30 because acid phos 30 से भी improvement आया था, and the doses were twice a day for another 15 days. So CPR 200 की एक डोज यहाँ पे हमने उनको दी which was followed by acid phos 30. 17 अगस्त में हमने दोबारा फॉलो अप किया एंड द हेयर फॉलिंग हैज रिड्यूस्ड अप टू 80 to 90%. द पेशेंट वाज क्वाइट हैप्पी एंड शी इज मच बेटर इन टर्म्स ऑफ वीकनेस, गैस्ट्रिक ट्रबल्स और हॉट फ्लशेस. Overall improvement was seen without any new or adverse symptoms. यहाँ पे हमने acid phos 30 दोबारा उनको repeat किया twice a day for another 15 days. And after the in the next follow, you can see the result. This was the picture of the patient. And this is the improvement around after 2 months of the treatment. Thank you. This is all from my side. या बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता, जो आपने एलोपेशिया के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करी, जो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं और क्या क्या कॉजेस होते हैं, और ऑब्वियसली जो डिफरेंट मेडिसिन हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशनली यूज करते हैं टू ट्रीट एलोपेशिया एंड हेयर फॉल, और वंडरफुल केसेस भी आपने प्रेजेंट किए. मैं एक यहाँ पे एक इनपुट देना चाहूंगी. एलोपेशिया के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं. इवन बर्ड में, जैसे जो बर्ड एरिया में भी एलोपेशिया होता है, पैच बन जाता है, उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है. और मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में ब्राह्मी मदर टिंचर जो होता है वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है, बोथ इन एक्सटर्नल एप्लीकेशन अलोंग विद इंटरनल
Right. मदर टिंचर एज हम जब उसको यूज करते हैं तो वो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है अलोंग विद कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब आप उसको एज ए एडजुवेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट के साथ। तो ये मेरा छोटा सा इनपुट था, आपने काफी अच्छे केसेस प्रेजेंट किया मैम। Thank you. हाँ, और Thank बाकी और लोग भी श्वेता जी, जो इनपुट अपना देना चाहते हैं प्लीज, you. या कुछ क्वेरी हैं वो प्लीज डॉक्टर श्वेता से पुट कर सकते हैं। थैंक यू श्वेता जी। Thank you, sir. कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगा। आपने थेराप्यूटिक्स को इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया, साथ में एविडेंस केसेस का भी दिया है। एक बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन किया श्वेता जी। हेयर के विषय में कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूँगा। कभी कभी हेयर को हम लोग मेंटल सिम्टम्स को भी खोजने में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हेयर को कहा जाता है कि ये सिंबॉलिक होता है। किसी को मान लीजिए ह्यूमिलेट करना है या ह्यूमिलेटेड है कोई आदमी, उसमें या सेक्रीफाइस को शो करने के लिए होता है, टेरिफाई करने के लिए होता है। हेयर को काफी ये कर लेते हैं, सेक्रीफाइस हुआ, या किसी को ग्रीफ को शो करने के लिए भी जैसे हेयर को पूरा हटा लिया गया, और तो या अपने लव को भी एक्सप्रेस करने के लिए भी हेयर का यूज किया जाता है। दूसरी बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, एज के साथ में भी हेयर के जो है सो इम्प्रेशन हम लोगों को मिलता है, और बायोलॉजिकल चेंजेस जैसा होता है हम लोग एज के साथ में बढ़ते हैं तो वो नॉर्मल होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिर सोशल मार्कर के रूप में स्टेजेस ऑफ द लाइफ को भी इंडिकेट करता है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है हेयर के लिए। दूसरी चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हेयर क्रिएट्स ए बाउंड्री बिटवीन द ह्यूमन एंड एनिमल, है ना, एडल्ट एंड चाइल्ड, मेल एंड फीमेल। ये चार जो है हेल्थ एंड इलनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। किसी व्यक्ति के हेयर को देख करके आप देख सकते हैं कि उसमें ह्यूमैनिटी कितना है और उसमें एनिमल कैपेसिटी कितना है, कहने का कि मेंटल स्ट्रेंथ कितना है और फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, ये भी हेयर से इंडिकेट हो जाता है। एनिमल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, दूसरा होता है कि एडल्ट बिहेवियर, चाइल्डिश बिहेवियर, मेल बिहेवियर, फीमेल बिहेवियर, ये सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हम लोग हेयर के माध्यम से जान सकते हैं, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग मेंटल एनालिसिस के लिए भी। और एक बात अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हेयर के संबंध में और मेरा ट्रीटमेंट का मेथड है जो कि हम दूर से दवा को ट्रांसमिट करते हैं हेयर के माध्यम से, तो हेयर के अंदर में इतनी सेंसिटिविटी होती है कि वो आपके बॉडी के इंटायर फ्रीक्वेंसी को वो रिप्रेजेंट करता है, इंटायर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, सेंसिटिविटी को, जिससे कि ये चैनलाइज किया जा सकता है। तो हेयर अपना एक बहुत बड़ा मीडियम बनता है हम लोगों के लिए, एक्सटर्नल रिलेशनशिप के लिए और मेडिसिनल एस्पेक्ट्स में भी। तो ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसमें देखा है। वैसे श्वेता जी का प्रेजेंटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने बड़ा डिटेल्स में इसको डिस्क्रिप्शन दिया है। एक सवाल मैं लोगों से कहना चाहूँगा, नॉट फ्रॉम ये इंदिरा गांधी का जो हेयर स्टाइल था उसके विषय में कोई मेडिसिन से इंडिकेट कर सकते हैं? शायद वो पेशेंट जो मैं दवा मेरे दिमाग में है वो शायद उसकी पेशेंट ना रही हो, लेकिन एक दिमाग में मेडिसिन जो है तो हम लोगों के सामने में आता है। इंदिरा गांधी का चेहरा याद होगा न्यू जनरेशन को भी, अगर फोटोग्राफ्स में देखे होंगे, ओल्ड जनरेशन जिन्होंने इंदिरा गांधी को देखा होगा, तो इंदिरा गांधी का हेयर स्टाइल्स के विषय में कोई आदमी कुछ बताएंगे उनका हेयर कैसा था और उसमें कौन सी दवा हमारा होम्योपैथी का शूट कर सकता है? मैं ही बता दूं? नेहा जी आप बताएंगे? सर आप ही बता दीजिए। और मैं उस समय में हम लोग उस समय में काफी इंदिरा गांधी के समय में ये बात चर्चा चलता था और हम लोग इस पर चर्चा किया करते थे। तो लोग कहा कि इंदिरा गांधी का हेयर स्टाइल चूंकि फॉलिंग इन ग्रेइंग इन स्पॉट्स, एक जगह पर खास जगह पर वो व्हाइट देखिएगा पैच टाइप का यहाँ पर था, तो इसमें कहा कि सिंगल मेडिसिन के रूप में केंट रिपर्टरी में था, दैट वाज द सोरिनम।
ओके। सोरिनाम। तो ये मुझे हमेशा याद आता है, इसलिए कि ये चीज को हम लोग चर्चा का विषय था हम लोगों के बीच में, इनका हेयर स्टाइल कैसा हो। तो नेहा जी, आपका सेशन हम लोग का पूरा हो गया, आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करें और हाँ। धनेश जी को हम लोग माइक हैंड ओवर करें। हाँ, तो मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर श्वेता का। डॉक्टर राम प्रवेश, सॉरी सर, आप प्लीज। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ सर। हाँ हाँ, थैंक यू नेहा कक्कर जी, और कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर श्वेता सिंह जी मैडम, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन।